नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आने वाले चौधरी चरण सिंह का देश की राजनीति में काफ़ी बड़ा कद है। देश के वो 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस ऐलान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। सरकार की ओर से 2024 में 5 भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इसमें आज 3 नाम घोषित किए गए हैं, जबकि इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न देने के ऐलान किए जाने के तुरंत बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट करके इस पे बधाई दी और जयंत ने सोशल मीडिया एक्स पे लिखा कि दिल जीत लिया। अब ये मोदी विरोधी कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई लाभ है, जबकि सच ये है कि कांग्रेस की सरकारों में इन्हें कभी कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। इसी पे बात करते हैं और मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं पत्रकार अनिल भास्कर जी। उनको मैं जोड़ लेती हूँ और उनसे समझते हैं कि क्या है ये सब माजरा। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर, चौधरी चरण सिंह के जो उनके ग्रैंडसन हैं, उन्होंने ट्वीट किया है क्योंकि उनके दादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। अब उन्होंने उस पे रीट्वीट किया है कि दिल जीत लिया है। क्या मायने हैं इसके? देखिए जयंत चौधरी उनके पोते हैं, जैसे आपने कहा तो स्वाभाविक है, उनके दादाजी को एक इतना बड़ा सम्मान, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है, उससे नवाजे जाने की घोषणा करी है मोदी सरकार ने, तो स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि दिल जीत लिया। मगर मुझे लगता है कि नाम चूंकि ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह जी को दिया जा रही है, भारत रत्न, तो इससे न सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि पूरा किसान बिरादरी और पूरा जाट समुदाय देश का, मुझे लगता है कि वो गौरवान्वित महसूस करता है। और उन सबकी तरफ से एक ही प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि दिल जीत लिया। जी। चौधरी चरण सिंह को जाट और किसान समाज के सर्वमान्य नेता के रूप में मान्यता मिली है और अब लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और इधर कुछ दिन से चर्चा भी चल रही है कि जयंत चौधरी अ, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों जी, को बिल्कुल। मिलाकर क्या देखते हैं आप? आमतौर पर जो भारत रत्न की घोषणा होती है, इसका कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हम नहीं देखा करते। लेकिन जैसा कि पिछले 10 वर्षों में विमर्श की एक नई संस्कृति शुरू हुई है कि सरकार का कोई भी कदम हो, उसके राजनीतिक मायने जरूर निकालने की कोशिश की जाती है। ये काम विरोधी दल भी करते हैं खास तौर पर, और अब यह चलन मीडिया में भी देखने को मिला है। तो स्वाभाविक है कि हम सब भी इससे अछूते नहीं रहेंगे और उसके राजनीतिक मायने तलाशने की कोशिश करेंगे। जी। इसकी एक वजह और भी बनती है, वो ये कि चूंकि लगातार 1 महीने के भीतर-भीतर 5 विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा सरकार ने की है, जो आमतौर पर पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। एक लंबा अरसा गुजरा है, हम 2000 सॉरी 1954 में भारत रत्न देने की ये परंपरा शुरू हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ज़माने में, और तब जी। से लेके 2024 यानी कुल 70 वर्ष हो गए हैं। हालाँकि इन 70 वर्षों में अब तक कुल 93 लोगों को, सॉरी 53 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सका है। और उनमें से जो 10 हैं, वो पिछले ही 10 वर्षों में मोदी सरकार के शासनकाल में दिए गए। अब उन 10 में से भी
जो 5 हैं, जैसा मैंने कहा कभी पिछले दिनों किया गया घोषणा की गई है, उसमें 2 ऐसे नेता भी शामिल हैं, बल्कि हम कहेंगे कि 3 जो भाजपा से जिनका कोई नाता नहीं रहा है। तो उनको चूँकि जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है या फिर अ, नरसिम्हा राव को दिया गया है, तो इनको देने की वजह से जो ये अभी और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, तो अभी जो ये 4 नाम आपके सामने में आते हैं इन 5 में से, तो ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे एक राजनीतिक आधार हो इस चुनाव का, इस चुनाव का, क्योंकि एक स्वाभाविक तौर पर हम इसे जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जब 2024 का जो चुनाव है वो बिल्कुल सिर पे आन पड़ा है। अगले महीने हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अ, उसके चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी हो जाए। तो उसके ठीक पहले 5 को इस तरह भारत रत्न देने की घोषणा, और उनमें से 3 वो नेता जो भाजपा से संबंध नहीं रखते। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हो सकता है कि इसके पीछे भी जो क्षेत्रीय स्तर की राजनीति है उसको प्रभावित करने की कोशिश होगी। कर्पूरी ठाकुर को जब दिया गया तो वो देने की घोषणा की गई, तो बड़ा समय भी थोड़ा अलग था, परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थी, क्योंकि बिहार में केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद जो है जातीय जनगणना की गई और उसके बाद बताया गया कि 52% जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। लोग वहाँ पे जो आबादी है 52% की वो पिछड़े वर्ग से आती है। और उसको जिस तरीके से तत्कालीन आरजेडी और जेडीयू की जो साझा सरकार थी, उसमें उसमें कांग्रेस भी शामिल है। उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक पटल पर इसको पेश किया इस रिपोर्ट के नतीजों को, उससे स्पष्ट हो रहा था कि वो शायद इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं बिहार में, खास करके लोकसभा चुनाव में 2024 में और फिर जो 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं राज्य में उसमें। अब हम सब जानते देखिए कि जो मोदी जी हैं ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने 2014 में जब ये केंद्र सरकार में आए और उसके मुखिया बने, तब से भारतीय राजनीति की न सिर्फ दशा बदली है, दिशा बदली, उसकी संस्कृति भी बदल गई। और उस नई राजनीतिक संस्कृति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कहते हैं कि राजनीति में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल हो पाता है जो जनता यानी मतदाता की नब्ज को बेहतर टटोल सके। और एग्ज़ैक्टली। मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक कला है, इस कला में मोदी का कोई सानी फिलहाल तो नजर नहीं आता। जी, जी, बिल्कुल। हम बहुत पहले देखें तो हमें लगता है कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनके बारे में हम कहते थे क्योंकि वो जनता से जी। बहुत जुड़े थे, ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहते थे, तो हम मानते थे कि उनकी उनको देश की जनता की नब्ज़, क्षेत्रीय स्तर की बात मैं नहीं कह रहा, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। तो उसकी नब्ज़ को टटोलने, जाँचने, परखने की जो सलाहियत है, वो बहुत बेहतर है मोदी में, और वह जानते हैं कि मतदाताओं के दिल में कैसे उतरना है। तो जो बिहार की बात मैंने की कि वो जो पिछड़ों की राजनीति तेज हुई, उसके बाद कांग्रेस ने भी कई बार इस बात की घोषणा की। कांग्रेस के राहुल गांधी से लेके और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम बड़े नेताओं कि कैसे जो है ये हमें और राज्यों में जातीय जनगणना कराना, जबकि ये कांग्रेस के अपने स्टैंड के विरोध में। बावजूद इसके कांग्रेस मजबूर हुई कि नहीं, हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, अपने स्टैंड पे यू टर्न लेने को मजबूर हुई। मजबूर किया किसने? मजबूर किया था मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार की राजनीति। अब जैसा मैंने कहा कि वो नव बेहतर पकड़ पाते हैं, उन्होंने बिल्कुल इक्का चल दिया उसके ऊपर। जो एक ट्रम्प कार्ड था वो कर्पूरी ठाकुर को भारत देने की घोषणा करके एक तरह से मोदी सरकार ने जो जातीय जनगणना की राजनीति चल रही थी या पिछड़ों की जो राजनीति की कोशिश हो रही थी, उसमें बाजी मारने की कोशिश की। सर अब हम तो जी, जी प्लीज़ बताएँ। कैरी ऑन, प्लीज़ कैरी ऑन। अब हम बात कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी की। वहाँ भी कुछ न कुछ ये सवाल हम सब स्वाभाविक रूप से उठता है
आपने ठीक कहा कि पिछले दिनों एक चर्चा ज़रूर हुई है, हाल के 4-5 दिनों से चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि क्या आरएलडी जो है, वो सपा से अपना संबंध विच्छेद करके एनडीए का हिस्सा बनेगा। और इस पर मजे की बात ये है कि ना तो आरएलडी का बड़ा नेता कुछ कहने को भी राजी है, ना इस पर अखिलेश कुछ कह पा रहे हैं, ना बीजेपी के नेता कुछ कहने को राजी हैं, ना जो इंडिया गठबंधन है, इस पर कहीं इस गठबंधन के किसी नेता की तरफ से इस बारे में कुछ कहा जा रहा है। बट हाँ, राजनीतिक गलियारे में चर्चा बहुत तेज है और आज जब चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा हुई है, उसके बाद जो तात्कालिक प्रतिक्रिया आई है जयंत चौधरी की तरफ से, वो कुछ न कुछ इस तरफ संकेत जो मिल रहे, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसकी पुष्टि करते हुए ही दिखते हैं। और मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगले 2-4 दिनों में शायद हमें यह खबर मिल जाए कि अंततः जयंत चौधरी ने अब पाला बदलने की ठान ली है और वो मोदी के संरक्षण या समर्थन में उतर आए। सर अब एक तरफ जी, जी आप और कहिए। एक जो तीसरे नेता जिनको अभी भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, पीवी नरसिम्हा राव जी। हुँ, हुँ। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ है, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। भाजपा जी, को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, हालांकि उसकी कुछ सीट बढ़ी है, पर उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके बाद चले आए, तो अभी जो एक ताजा चुनाव सर्वेक्षण कराया गया है, कुछ टीवी चैनल पे हैं और जो खास करके आप ये जो इंडिया टुडे ग्रुप ने जो कराया है, द मूड ऑफ नेशन के नाम से जिसके नतीजे जारी किए गए, आप उसके नतीजों पर गौर करें। उनके नतीजे कह रहे हैं कि उत्तर भारत में तो भाजपा जो क्लीन स्वीप करने जा रही है। हुँ, हुँ। यानी भाजपा की की जो उपलब्धि होगी उसके आसपास कोई दल, इवन जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अभी 1-2 राज्यों को जैसे पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, तो बाकी जगहों पे उनके समकक्ष कोई पार्टी खड़ी नहीं दिखती है इस चुनाव में। लेकिन कर्नाटक के अलावा बाकी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उन दक्षिण राज्यों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने वाली। तो इसने भी शायद भाजपा को थोड़ा प्रेरित किया हो कि कैसे दक्षिण भारत में अपनी चादर फैलाई जाए और हो सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव के नाम की घोषणा उस प्रयास की दिशा में एक मजबूत कदम हो। आप कुछ कह रही जी, मैं ये कह रही थी कि किसान नेताओं ने पिछले दिनों काफ़ी सिरदर्दी पैदा की। वो फिर चाहे उनका अपना किसान आंदोलन जो था वो रहे, चाहे पहलवानों का को सपोर्ट कर रहे थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस समय महिला पहलवानों के साथ जो प्रॉब्लम के चलते वो सड़कों पे उतरते हैं और तमाम सारी बातें हुई, उनमें किसान नेताओं का बड़ा हाथ था। आपको लगता है कि एक अलग रख कर के देखें चौधरी साहब को, तो उनके उनका कद बहुत बड़ा है। लेकिन आज जो ये नेता हैं, टिकैत के जो अगली औलादें हैं, इनको देखें। हालाँकि अ, महेंद्र सिंह टिकैत इस तरीके का काम नहीं करते थे और इनके जो आगे औलादें हैं, ये इस तरीके के काम कर रहे हैं कि सरकार के लिए सिर दर्द पैदा करें। क्या ये जो सम्मान मिला है, उन सब चीज़ों पर भी कहीं रोक लगाएँगे? देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत निस्संदेह किसानों के एक बहुत बड़े नेता माने गए, बहुत बड़े जी, नेता रहे। बट उनकी जो नेतागिरी थी किसानों को लेकर के, या जो किसानों का नेतृत्व था, वो एक संगठन के तौर पर करते थे। राजनीति में वो आए ज़रूर, लेकिन कभी उनका उस स्तर पर दखल नहीं रहा। जिस तरह की राजनीति में किसान की राजनीति चौधरी चरण सिंह ने की थी। इसलिए जी। जब चौधरी चरण सिंह का हम नाम बताते हैं या लेते हैं एक किसान नेता के तौर पर, तो हमें मालूम पड़ता है कि वो एक बहुत बड़े उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग पर उनका प्रभाव होता था, वहाँ के किसानों पर प्रभाव होता था, जो टिकैत के हुँ, मामले में नहीं दिखा। टिकैत खासकर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे,
सक्रिय रहे, वहाँ पे उनका वर्चस्व रहा। और फिर उससे जो निकटवर्ती दूसरे राज्य हैं, उनके जो खास करके निकटवर्ती जिले तक ही अ, उनका नेतृत्व बहुत सीमित रहा। वो बहुत बड़ा विस्तार पा नहीं पाया था, जितना बड़ा विस्तार हम चौधरी चरण सिंह के उस नेतृत्व में देख पाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता उन दोनों को। बट हाँ, इससे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जैसे जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की प्रतिक्रिया में कहते हैं कि दिल जीत लिया, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही प्रतिक्रिया आपको बाकी किसान वर्ग से और बाकी जाट समुदाय से भी देखने को मिलना चाहिए। अब नहीं बात इस जहाँ तक जी, जहाँ तक जी, सवाल किसान आंदोलन और उसकी राजनीति को हम जोड़कर देखना चाहते हैं, तो हमने भी देखा, आपने भी देखा कि जो किसान आंदोलन था, अ, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के नेतृत्व में, उसका कोई चुनाव पर बहुत व्यापक असर देखने को नहीं मिला। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि जी, जी, पिछले लोक विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह की जीत हासिल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस गढ़ में जिसे हम महेंद्र सिंह टिकैत और सॉरी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के प्रभाव वाला क्षेत्र मान सकते हैं। उन उस भूखंड में भी जो भाजपा को जीत मिली है, वो इस बात का साफ तौर पर प्रमाण है कि चुनावी राजनीति को ये दोनों बंधु प्रभावित करने या इनका आंदोलन प्रभावित करने में नाकाम रहा। अब उसी तरह अगर हम इस पहलवानों के आंदोलन की बात करेंगे, तो पहले तो पहलवानों के आंदोलन में ही कभी मुझे एक समग्रता नहीं दिखी। वो कई टुकड़ों में मुझे तमाम पहलवान और तमाम खिलाड़ी नजर आए। उसमें भी जो कई स्तर पर इस बात को इस चर्चा को बल मिला कि इसके पीछे भी एक राजनीति हो रही है। जी, जी, क्योंकि उसमें जिस तरह से उस मंच का वो राजनीतिक उपयोग हुआ, उस धरना स्थल का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई, उसने पूरे देश को वह संदेश स्पष्ट कर दिया था कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक मंशा ज़रूर है। खैर, उसका भी पटाक्षेप बहुत बेहतर तरीके से करने में कामयाब रही है सरकार। इसके बाद भी आप देखें कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के नज़दीकी समझे जाने वाले संजय को दोबारा अध्यक्ष चुना गया, तो उसको भी उस सरकार ने एक तरह से उस पर रोक लगाई और उसको जी। खारिज कर दिया था। अब कुल मिलाकर अगर इन पहलवानों की बात करें, तो मुझे तो लगता है कि इन पहलवानों के आंदोलन का चुनावी राजनीति पर शायद उतना असर भी नहीं पड़ेगा जितना किसान आंदोलन का पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बीजेपी कहीं से प्रभावित हो रही है, या उसके कहीं भी चिंता के अगर 2-4 बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं में कहीं यह पहलवानों का आंदोलन शामिल है। जी। जो सम्मान घोषित किए गए हैं भारत रत्न के, एक आध नाम छोड़ दें क्योंकि सॉरी दिस आडवाणी जी तो बीजेपी को ही बिलॉन्ग करते हैं, इनफैक्ट आरएसएस से निकले हुए हैं। लेकिन बाकी जो नाम है सर वो मतलब उनमें अगर देखें तो विपक्ष को ना हाँ कहने का मौका मिला है, ना कहने का मौका मिला है। ऐसा मतलब मास्टर स्ट्रोक मारा है मोदी ने, क्या कहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा, जनता का नब्ज़ टटोलने में मोदी का कोई सानी नहीं है। और जब तक उस तरह की राजनीतिक सलाहियत आप पैदा नहीं करते, तो आप लंबे दौर के नेता नहीं बन सकते, या बड़े जन समुदाय को नेतृत्व करने वाले नेता नहीं बन सकते। अफ़सोसनाक है कि विपक्ष में अभी हमें ऐसा कोई नेता नज़र नहीं आता, जो एक बहुत बड़े जन समुदाय का नेतृत्व या उसमें उसका विश्वास जीतने में सफल रहा। जिस स्तर पर जनता का विश्वास जीतने में मोदी सफल दिखते हैं। अब बिल्कुल हैरानी की बात है कि अब नरसिम्हा राव के नाम की घोषणा हुई है। हुँ, आप कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए, मुझे अभी तक हुँ, राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। जी, वरना उनका एक्स का जो हैंडल है, वो तत्काल बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। धप से हुँ, एक्टिव हो हुँ, जाता है और तत्काल उस पर प्रतिक्रिया आ जाती है। जी, सोनिया गांधी जी के बारे में जैसा मीडिया से जानने को मिला, सोनिया गांधी जी ने सिर्फ इसका स्वागत किया है कि नहीं, ये एक अच्छा फैसला है सरकार का और मैं सरकार के इस फैसले का समर्थन करती हूँ।
अधीर रंजन चौधरी, जो बेवजह किसी भी खिचड़ी में तड़का लगाने आ जाते हैं। उन्होंने उन्होंने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के अंदर की एक छटपटाहट को दर्शाने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि भाई किसी को तो देना था, उन्होंने दे दिया, यानी वो उससे खुश नहीं। पर उनकी मजबूरी कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस नेताओं की मजबूरी थोड़ी अलग है। अब आप देखिए कि अभी तक टोटल जो प्रधानमंत्रियों को, जितने भी प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, वो 5 नाम कुल बनते हैं। जी। उनमें पहला नाम जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का, तीसरा नाम इंदिरा गांधी जी का, चौथा नाम राजीव गांधी जी का, और उसके बाद फिर वो 5वां नाम जो आता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जी। जो मोदी की सरकार ने दिया। छठा जो नाम आता है वो पीवी नरसिम्हा राव का आता है, जो मोदी सरकार में दिया गया। सातवां नाम जो आता है वो चौधरी चरण सिंह जी का आता है, जो मोदी के शासनकाल में दिया गया। यानी जी, अब जी। से पहले जो 14 से पहले जिन जिन लोगों को, जिन प्रधानमंत्रियों को दिए गए, उसमें आप देख लीजिए कि उन 4 में से 3 सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेहरू गांधी के नाम है। सिर्फ एक लाल जी। बहादुर शास्त्री हैं जो उस डायनेस्टी को या उस खानदान को बिलोंग नहीं करते, उनको ये पुरस्कार दिया गया, ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कांग्रेस में तो ये परंपरा ही नहीं रही कि हम किसी दूसरे को, हम अपने रहते किसी और का महिमा मंडन कर सके। हुँ, हुँ। तो यह मंजूर नहीं था, और यह एक अजीब सी कांग्रेस की संस्कृति बन गई है, इसलिए कांग्रेस के किसी नेता को भी यह मंजूर नहीं है। तो अगर आप कल्पना करें, आज अगर सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर दी गई, तो जाने कितने कांग्रेस के लोग आपको मतलब कसीदे पढ़ते हुए नजर आते। जी, जी। अब चूंकि नरसिम्हा राव जी को दे दिया, और नरसिम्हा राव जी के इतने शासन के बाद उनको अभी तक कांग्रेस ने 2013 तक उनके नाम की घोषणा नहीं की, बल्कि 2014 का जो भारत रत्न था वो भी तो वो घोषणा करके गए थे मनमोहन जी। तो अब आप देखिए कि अगर उन्होंने नाम नरसिम्हा राव जी के नाम की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस को खुद नहीं यह बात पच पा रही, ये कांग्रेस खुद नहीं पचा पा रही, कांग्रेसी खुद नहीं पचा पा रहे इस बात से, इसलिए आपको कहीं उनके चेहरे पे इस घोषणा की खुशी दिख ही नहीं सकती। जी, दूसरी जी। बात की जो आपने शुरू में कही कि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि ऐसा करके, और उन्होंने कांग्रेस, और खास करके दक्षिण भारत में जो कांग्रेस है उसके ऊपर ही एक एहसान लाद दिया है कि देखो हमने तो तुम्हारे नेता को, जिसको खुद उसकी पार्टी की सरकारों ने कभी इसकी लायक नहीं समझा, उससे हमने भारत रत्न, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है, वो हमने देने का काम किया है। तो इसलिए आप उनके, खास करके जो नरसिम्हा राव जी के पोते हैं, मेरे ख्याल में उनका नाम सुहास, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार की सराहना की है, बल्कि कांग्रेस और खासकर सोनिया गांधी की निंदा भी की है जी, जी, कि मैं वही उन्होंने देख रही थी उसकी अभी। उसके उसके उसकी पार्टी के नरसिम्हा राव और उनको कभी भी उन्होंने इस लायक नहीं समझा कि उनको भारत रत्न दिया जाए। जी, जी। तो उन्होंने न सिर्फ इसकी इस मोदी सरकार के फैसले की सराहना की, बल्कि उसकी निंदा भी की, और उन्होंने वहां के जो भाजपा इकाई है तेलंगाना की, उस तेलंगाना की भाजपा इकाई के अध्यक्ष की सराहना की है कि उन्होंने इसके लिए कोशिश की लगातार, केंद्र सरकार को मनाने में वो सफल रहे। तो अभी निश्चित अभी रूप मैं से मल्लिकार्जुन का जो है ट्वीट देख रही हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है, तीनों लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो उनको ट्रोल किया जा रहा है।
और लोग कह रहे हैं कि आपको मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने तो उनकी ज़िंदगी क्या, उनकी मौत को भी नर्क बना दिया था। तो तमाम सारे बिल्कुल। पुराने जो हैं उन्होंने मुर्दे उखाड़ के इनके मुँह पे मारने शुरू कर दिए हैं। यानी कि देखिए उसमें सोनिया गांधी को भी लपेट लिया है क्योंकि सोनिया गांधी ने ही लास्ट मोमेंट पे उनके साथ उनका जो अंतिम संस्कार था, वो भी पूरे मान-सम्मान के साथ नहीं करने दिया था। रख दूँगा। जी, तो नहीं, बिल्कुल काफ़ी आप बिल्कुल ठीक ट्रोलिंग कह कर रहे रहे हैं। हैं। देखिए, पीवी जी, नरसिम्हा राव बेशक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े जी, नेता रहे, बट उनके योगदान को हम क्या भुला पाएँगे? उनके जी, योगदान को तो कांग्रेस आज भी लेकर के जब तक भी मोदी सरकार के आर्थिक विकास की बात होती है, अर्थव्यवस्था की जी, मजबूती जी, की बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, एफडीआई की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा मुखरता से जिनका नाम कांग्रेस पार्टी लेती है, ये तो पीवी नरसिम्हा राव के नाम जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारे देश में जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जी, वो जी, पीवी नरसिम्हा राव सरकार की देन थी। 91 में उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण के लिए देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले थे एफडीआई के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी निवेश के लिए। उसने हमारी अर्थव्यवस्था को न सिर्फ उसका चरित्र बदला, उसकी दिशा बदली, बल्कि हुँ, मैं कह सकता हूँ कि आज अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं देश की, दुनिया की, तो उसमें कहीं न कहीं परोक्ष रूप से ही सही मगर वो योगदान ज़रूर माना जाएगा पीवी नरसिम्हा राव का। तो मुझे लगता है पूरे देश को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और आज की आर्थिक विकास की जो गति है, जो रफ्तार है, उसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात हम कर रहे थे कि अब विपक्ष कहे तो क्या कहे? अब वो कह रहे हैं तो उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। उनकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलवाई जा रही हैं और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी कभी कांग्रेस ने वो रिगार्ड नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने भी मतलब भारत सरकार और कृषि और किसानों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आप देखिए, कभी कभी नहीं, कांग्रेस ने उनको कभी वो सही सम्मान दिया? नहीं देखिए कांग्रेस ने 3 बार सम्मान दिया उनको। उन्होंने 67 में पहली बार उनको पद्मश्री दिया। फिर शायद मुझे याद आ रहा है 71 में शायद उनको पद्म भूषण दिया गया और फिर लास्ट में आकर के उनको पद्म विभूषण भी दिया गया ठीक के दौर पे। और ये तीनों जो घोषणाएँ की गई तो उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। अब लेकिन दिक्कत ये रही कि वो सबसे बड़ा सम्मान कैसे देते हैं, जो सम्मान वो राजीव गांधी को देते हैं, जो इंदिरा गांधी को देते हैं और जो एग्ज़ैक्टली, जवाहरलाल नेहरू को देते हैं। एग्ज़ैक्टली। वो स्वामीनाथन को उनके समकक्ष न खड़ा देख सकते हैं, न उसकी कल्पना कर सकते हैं। जी। लिहाजा बेशक इस देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले कृषि विज्ञानी स्वामीनाथन हों, जिन्होंने हरित क्रांति के माध्यम से पूरे देश को इस निर्भरता के मुकाम तक पहुँचाने में भूमिका निभाई, सबसे अहम भूमिका निभाई। और मुझे लगता है कि उनका योगदान तो इन तमाम राजनेताओं से बड़ा है। इन्होंने आपके ऊपर जो एक एक हर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर एक धब्बा होता है कि वो खाने के लिए किसी और पर निर्भर हो जाए। जी, जी। तो किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के लिए सबसे ग्लानि की बात तो यही होती है। जी, जी, बिल्कुल। मगर उन्होंने उस ग्लानि की के अभिशाप से हमारे को देश को मुक्ति दिलाई, तो वो स्वामीनाथन ने। आपको पता होगा तो उन्होंने ही जी, जी। सबसे पहले मेक्सिको से वो एक जी, अ, जी। गेहूँ का ऐसा बीज लेकर आए जी। जिसका पंजाब के बीज के साथ में जो हमारी अपनी पारंपरिक खेती होती थी, तो उसका एक हुँ, हुँ। संकर वर्ण तैयार किया, जिसको हाइब्रिड हम बोलते हैं और फिर उस हाइब्रिड बीज से का बँटवारा किया गया देश भर के किसानों को और फिर जो पैदावार भी गेहूँ की शुरू शुरू प हुई पैदावार हमारे देश में, फिर उसने कहीं कहते हैं ना कि उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जी, जी। उस मुकाम तक लेकर हमें पहुँचाया कि जहाँ हम अनाज के लिए कम से कम किसी और की मेहरबानी के मोहताज नहीं रहे और हमने उस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी राष्ट्र के लिए।
ये बहुत जी, बड़ी जी। उपलब्धि है और जो भी उस उपलब्धि का नायक है, मुझे लगता है कि वो पूरे देश का है। जी, जी। लिहाजा स्वामीनाथन को यह पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सम्मान, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है और इसके लिए तो पूरे देश को मोदी सरकार का साधुवाद देना चाहिए। सर, ये जो आज ब्लॉकबस्टर हुआ है, जो मोदी ने एक कहिए कि मास्टर स्ट्रोक किया है, मैं इस पे आपका एक कंक्लूडिंग नोट चाहूँगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये जैसे मैंने बताया, ये सारे नाम पिछली बार जो नाम जिन लोगों को दिए गए थे, 5 और जो दिए गए, उसके उसमें बहुत सारे लोग थे। नाना देशमुख भी थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, भूपेन हजारिका भी थे। अ, तो उस बार जिन लोगों को ये पुरस्कार दिए गए थे, तब उसमें कभी किसी ने राजनीति तलाशने की कोशिश नहीं की। मगर इस बार वो कोशिश हो रही है, क्योंकि ये घोषणा चुनाव के 2-3 महीने पहले हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि विमर्श की एक नई संस्कृति चल रही है देश में, जिसमें कि सरकार के किसी भी फैसले, किसी भी कदम का राजनीतिक विश्लेषण ज़रूर किया जाता है, उसको राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पे रखकर तौला जाता है। तो इसको भी तौला जा रहा है। मगर आप तौलिए, आप स्वतंत्र हैं, मगर इसका जो लाभ बीजेपी को मिलना है, वो मिलकर रहेगा। उससे कोई आदमी, कोई भी दल जो है, उस लाभ के रास्ते में आड़े नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, कर्पूरी ठाकुर के नाम का फ़ायदा उसको बीजेपी को निश्चित रूप से बिहार में चुनाव में मिलेगा, अभी भी मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, फिर अगले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं दिख रहा। दूसरा, चौधरी चरण सिंह के को दिए जाने का लाभ इस बार 2024 के चुनाव में आपको मिलेगा, क्योंकि जो जाट बिरादरी है, वो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो राजस्थान की राजनीति को भी प्रभावित करता है, वो हरियाणा की राजनीति को भी प्रभावित करता है, वो दिल्ली की राजनीति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है इन राज्यों में उनकी जातों की, चाहे वो हिंदू जात हो, चाहे वो सिख जात हो। तो उसका एक आकर्षण, अगर वो अभी तक नहीं देख पा रहे थे अपने आप को भाजपा या मोदी की सरकार से जोड़ के, तो शायद अब वो समय आ गया है कि वो खुद को मोदी सरकार से जोड़कर देखना शुरू करें। और यही स्थिति बनेगी दक्षिण भारत में। हो सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव के नाम जो ये पुरस्कार की घोषणा की गई है, इससे दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत तो नहीं, मगर थोड़ा भी, और वो सुकून देने वाला एक बदलाव जरूर दिखेगा। ऐसा मुझे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं, वोटर का मूड को अ, बहुत पहले भापा नहीं जा सकता है, वो ऐन वक्त पे कब किधर पलट जाए। लेकिन जी। हाँ, अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें, एक रणनीति के तौर पे बात करें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत खास रणनीति के तहत ऐसा हुआ है और इसका पूरा-पूरा फायदा इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मिलना चाहिए, इसकी हम सब उम्मीद कर सकते हैं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।